यस चैंपियंस, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आई होप अभी तक आपने तीनों लेक्चर्स को रिवाइज किया होगा। यदि आपकी इसमें कोई भी क्वेरी पेंडिंग है, किसी भी तरीके की आपको क्वेरी है, प्लीज डू पोस्ट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप और द टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने अपने इस डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अभी तक जो हमने देखा है सर 3 लेक्चर्स में, वो देखा हमने टैक्स टैक्स के टाइप्स, टैक्स लॉज़ कैसे बनते हैं इंडिया में कितने टैक्स लॉज़ हैं या टैक्स लॉज़ में क्या-क्या आता है। देन सर सेकंड लेक्चर में हमने सबसे इम्पोर्टेंट थिंग देखा डेफिनिशंस हमारी सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में। डेफिनिशन में असेसमेंट ईयर क्या होता है सर, असेसमेंट ईयर के साथ हमने देखा पर्सन की डेफिनिशन सर, इंडिया की डेफिनिशन, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा सर रिसीट्स के कॉन्सेप्ट्स। तो रिसीट्स सर 2 तरह की होती है, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। तो इतने टॉपिक्स जो अभी तक है, देखिए ये फंडामेंटल चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर में हमें सिर्फ यही सीखना है, हमारे टैक्स के बारे में सीखना है ना। तो टैक्स हमारा क्या है वो हमने देखा, ठीक है। टैक्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है वो आज का होने वाला है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स पेंडिंग थे, वो एक तो कवर करने हैं हमें। सेकंड, आज हम देखेंगे टैक्स रेट्स। तो टैक्स रेट सबसे पहले हमें पहले चैप्टर में यही सीखने को मिल रहा है ना, टैक्स टैक्स के बारे में सीखने को मिल रहा है। टैक्स रेट्स मेरे जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आते हैं, किस एसएससी पर क्या रेट लगता है वो हम देखने वाले हैं। तो आइए आज के जो पेंडिंग टॉपिक्स है सबसे पहले वो फिनिश करते हैं। सर दिस इज लेक्चर नंबर फोर्थ एंड ये लेक्चर फोर्थ है एंड ये चैप्टर वन चल रहा है अभी हमारा। चैप्टर वन में अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डायवर्जन ऑफ इनकम। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे एक एमसीक्यू इजीली बन सकता है, एमसीक्यू आता भी है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डायवर्जन ऑफ इनकम, इन दोनों में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि एक की टैक्स लायबिलिटी बनती है और एक की टैक्स लायबिलिटी छिप जाती है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या है सर? देखिए एप्लीकेशन ऑफ इनकम आप पहले रीड आउट कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब इफ द असेसी अप्लाइज हिज इनकम टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन आफ्टर द इनकम रीचेज इन द हैंड्स ऑफ असेसी। देखिए जब इनकम पहले अर्न हो जाए और अर्न होने के बाद असेसी उसको अपने हिसाब से डिस्चार्ज करे, इट मीन्स अपने हिसाब से उसको यूज करे, अप्लाई करे, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सेकंड हैंड, ऑन द सेकंड हैंड आप देखेंगे डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है सर? डाइवर्जन का मतलब क्लियर है ना, मतलब इनकम आई नहीं मेरे पास, इनकम आने से पहले मैंने डाइवर्ट कर दी। डाइवर्ट करना मतलब डाइवर्जन, डाइवर्जन मतलब डाइवर्ट करना। तो यदि इनकम आपके पास आए ना और उससे पहले आप उसे थर्ड वे से किसी अन्य पार्टी के पास पहुंचा दे, इट इज कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ इनकम। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं सर, दिस इज देयर इज एन ओवरराइडिंग चार्ज। ओवरराइडिंग चार्ज ऑन व्हाट? ओवरराइडिंग चार्ज ऑन सोर्स ऑफ इनकम। तो सर सोर्स ऑफ इनकम पर ओवरराइडिंग चार्ज क्रिएट हो जाता है। जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब जो जहां से मुझे अर्निंग आ रही है, जहां से मुझे अर्निंग आ रही है, वहां से ही मैंने क्या किया, उस पर चार्ज क्रिएट कर दिया किसी थर्ड पर्सन के फेवर में, और वो इनकम मुझे ना आकर डायरेक्टली थर्ड पर्सन को चली गई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो दोनों में फर्क, फर्क क्या हुआ सर? दोनों में फर्क ये हुआ कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम बेसिकली क्या होता है, वो टैक्सेशन हो जाता है इसका। ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब वो पहले एसएससी के एंड में आती है, एसएससी की इनकम बनती है। एसएससी इनकम चाहे वो सैलरी हो सकती है, यदि वो बिजनेस कर रहा है बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो सकती है। बट डाइवर्जन वाली इनकम का क्या होता है सर? डाइवर्जन वाली इनकम ना ये ट्रीट नहीं की जाती इनकम एसएससी, क्योंकि एसएससी क्लास में आती नहीं है। एग्रीमेंट या हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं टैक्स को बचाने के लिए, कि वो इनकम मेरी एसएससी की बनेगी ही नहीं। ठीक है, वो सीधा थर्ड पर्सन के हाथ में जा रही है। बेसिक डिफरेंस सर ये है। अभी हम इसको इजीली एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। सर एग्जांपल देखिए सबसे पहले। देखिए एग्जांपल है, मैं आपको पहले बेसिक एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ। सो आज का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो सर एप्लीकेशन ऑफ इनकम हमने देखा, इट इज एप्लीकेशन मतलब जब इनकम अर्न्स, फर्स्ट इनकम रिसीव्स टू द असेसी, फर्स्ट इनकम रिसीव्स टू असेसी, देन he applies it or spends it, applies it। बट सर डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या है सर? यू विल सी डाइवर्जन ऑफ इनकम मतलब सर, डाइवर्जन मतलब इनकम आती नहीं है हमारे पास, इनकम डज नॉट रीच टू दी एसएससी, राइट। तो ये क्या हो जाता है, ये डाइवर्ट हो जाती है इनकम, डाइवर्टेड, डाइवर्टेड। तो एग्जांपल बताइए सर, एग्जांपल हम देखेंगे।
अगर आप एग्जांपल देखेंगे, सबसे पहले हमने हमारे पास एग्जांपल आता है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। सीए फाइनल की स्टडी में दिया है, सीए फाइनल स्टडी मैट में दिया है ये, और ये इसलिए देख रहे हैं सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए मिस्टर ए है, इट इज़ एन एडवोकेट, राइट? इट इज़ एन एडवोकेट। तो एडवोकेट से ये प्रैक्टिस कर रहा है अपनी वकालत की, ठीक है? प्रैक्टिस कर रहा है। अब इसने इसने क्या डिसाइड किया है? इसने डिसाइड किया है अपनी प्रैक्टिस से बाहर आने का। क्विट और रिड्यूस इट्स प्रैक्टिस। बट ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा ब्रीफ्स। मतलब ये फुल केस नहीं लेगा, अपना कंप्लीट केस नहीं लेगा, ये छोटे-छोटे ब्रीफ्स लेगा, अपना ओपिनियन देना, ठीक है? इस तरह का काम देगा वो, काम लेगा, और उसके बदले जो उसको प्रोफेशनल इनकम होगी, वो अपनी उसकी प्रोफेशनल इनकम होगी। जो उसको प्रोफेशनल इनकम आएगी, उसको वो नॉर्मली यूज़ क्या करेगा? देखिए, उसके पास है क्या? अपनी जो प्रोफेशनल इनकम आएगी, उससे क्या करेगा? वो अपने टैक्सेस पे करेगा, ठीक है? और वो थोड़ा बहुत चैरिटीज़ में करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? चैरिटीज़ में यूज़ करेगा। तो अभी क्या है? एक कंपनी है, कंपनी का कोई सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट में केस के लिए उन्होंने इसको हायर किया है। तो एडवोकेट साहब ने डिमांड रखा, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए चाहिए मुझे केस लड़ने की, मतलब ये जो भी ब्रीफ है, जो भी है, इसको प्रेज़ेंट करना है। बट 5 लाख रुपए इन्होंने बोला कि मैं यूज़ करूँगा, अपने जो एक चैरिटेबल ट्रस्टी बनाना चाह रहे हैं। ये अपना क्या बनाना चाह रहे हैं? एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं, इसे वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। ऐसा बात इन्होंने इसको बोला। कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती इस बात को, या ये बोले कंपनी के सामने ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कंपनी को ये 5 लाख रुपए ट्रस्ट को ही देने हैं। मतलब कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम के बदले में पैसे देगी, ठीक है ना? तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, क्या ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है या डाइवर्सन ऑफ इनकम है? क्वेश्चन आता है, क्या ये 5 लाख रुपए विल बी इनकम ऑफ मिस्टर ए, और इनकम होगी तो ऑब्वियसली प्रोफेशन की इनकम होगी। यदि होगी तो प्रोफेशन की होगी। तो सर आंसर आता है इस बार, यस इट इज एन एप्लीकेशन, इट इज एन इनकम, यस इट इज इनकम। तो इट इज प्रोफेशनल इनकम ऑफ मिस्टर ए। तो सर प्रोफेशनल इनकम कैसे? देखिए इन्होंने 5 लाख रुपए लिए अपने अपने सर्विस देने के, तो सर्विस देने के बदले में जो उनको इनकम मिली, वो डायरेक्टली किसको मिल रही है? वो डायरेक्टली मिल रही है कंपनी से, डायरेक्टली मिस्टर ए को। ट्रस्ट तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से बनाया ना, ट्रस्ट तो उनका अपना मर्ज़ी है कि कहीं भी यूज़ करते हैं इस पैसे को। इनकम आने के बाद इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने 5 लाख रुपए ट्रस्ट को दे दिए और ट्रस्ट बना लिया था, ठीक है ना? जैसा इन्होंने बोला था शुरू में कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिएंगे, तो मैं इस ट्रस्ट इससे मैं अपना ट्रस्ट बनाऊँगा, तो इन्होंने वही किया। बट इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? क्या इसकी इनकम बच जाएगी क्या? नहीं, ये इसकी इनकम मानी जाएगी। और देन उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसको क्या किया है, अप्लाई किया है। तो इट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। परफेक्ट। सर सेकंड एग्जांपल अभी हम देखेंगे डाइवर्जन ऑफ इनकम का। तो पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। सर देयर इज एन एग्जांपल, मिस्टर भार्गवा, ए लीडिंग एडवोकेट ऑन ए कॉर्पोरेट लॉ, decided to reduce his practice and to accept briefs only for paying his taxes and making charities with the fee received on such brief। यही मैंने बताया, वो अभी ब्रीफ अपने रिसीव करेंगे, मतलब बड़ा केस नहीं लेंगे, वो छोटे-छोटे ओपिनियन देंगे। एंड देन उसके बदले जो उसको पैसा मिलेगा, उस पैसे से वो अपने टैक्सेस पे करेंगे और अपने चैरिटीज में यूज़ करेंगे, ठीक है? अभी ने क्या हुआ, एक पर्टिकुलर केस आया कंपनी का। He agreed to appear to defend one company in the Supreme Court, okay, on the condition क्या थी? That he would be provided 5 lakh rupees for a public charitable trust that he would create। तो अभी ट्रस्ट बना नहीं है, ट्रस्ट को बनाएंगे इस 5 लाख रुपए से। कंपनी के सामने उन्होंने रखा है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए जिससे मैं अपना ट्रस्ट बनाऊंगा, ठीक है? तो कंपनी को ये नहीं है कि कंपनी ट्रस्ट बनाएगी, ठीक है ना? कंपनी तो अपनी सर्विस जो ले रही है उसके बदले पैसा देगी। तो नाउ ही डिफेंडेड द कंपनी एंड वाज पेड द सम बाय द कंपनी। ऐसा ही हुआ, 5 लाख रुपए उनको दे दिए गए। नाउ आफ्टर उन्होंने क्या किया, ही क्रिएटेड ए ट्रस्ट ऑफ दैट सम बाय एग्जीक्यूटिंग ए ट्रस्ट डीड। ठीक है, ट्रस्ट कभी भी बनता है तो ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट की जाती है। उसके बाद उन्होंने ट्रस्ट बना लिया, तो ठीक है, बना लिया। अब डिसाइड करना है वेदर द अमाउंट रिसीव्ड बाय द एडवोकेट इज एसेसिबल इन हिज हैंड्स एज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। सर देखिए सेम, कि इनकम फ्रॉम प्रोफेशन क्यों बन रहा है? देखिए इनकम बन रहा है क्योंकि इन्होंने सर्विस दी, उसके बदले उनको कंसिडरेशन मिला। इस कंसिडरेशन पे थर्ड पार्टी का ओवरराइडिंग चार्ज बिल्कुल भी नहीं था। मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि इनकम इनको ना मिलती, ठीक है? इनकम इनको आने से पहले ही डाइवर्ट हो जाती। इनकम पहले इनको मिली है, देन उसके बाद इन्होंने अपनी इच्छा से इसको अप्लाई किया है। तो इसलिए क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, इट इज नॉट एन डाइवर्जन ऑफ इनकम।
आंसर देखिए, इन द इंस्टेंट केस द ट्रस्ट वाज क्रिएटेड बाय मिस्टर भार्गवा हिमसेल्फ, ठीक है ना, दिस इज नॉट क्रिएटेड बाय द कंपनी, रिमेंबर, आउट ऑफ हिज प्रोफेशनल इनकम, इस 5 लाख रुपए से बनाया इन्होंने। द क्लाइंट डिड नॉट क्रिएट द ट्रस्ट, द क्लाइंट डिड नॉट इम्पोज एनी ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट बाइंडिंग ऑन द मिस्टर भार्गवा, ठीक है ना, कंपनी ने कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं की किसी भी तरह की, जस्ट देयर इज नो डाइवर्जन ऑफ इनकम टू द ट्रस्ट बिफोर इट बिकम प्रोफेशनल इनकम इन द हैंड्स ऑफ, मतलब भार्गवा की इनकम बनने से पहले ये ट्रस्ट की इनकम नहीं बनी, ये डायरेक्टली डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ भार्गवा है, ये ट्रस्ट को इनकम नहीं गई है, ये डायरेक्टली किसके हैंड में गई है, सबसे पहले एडवोकेट साहब के हैंड में गई है। So this is the case of application of income, not the diversion of income by the overriding title. Correct? बिल्कुल करेक्ट। देखते हैं सर सेकंड एग्जांपल। तो सर सेकंड एग्जांपल में क्या हुआ है? देखिए बहुत अच्छा केस है ये भी। सेकंड एग्जांपल में क्या हुआ है सर? XYZ लिमिटेड एक कंपनी है और यहाँ एक मिस्टर ए हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं। मिस्टर ए कौन है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन प्रोप्राइटरशिप में चला रहे हैं, मतलब अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, कोई फर्म नहीं है, कोई कंपनी में नहीं है, नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप में अपना बिजनेस चल रहा है। तो सर बिजनेस जो चल रहा है अभी क्या हुआ है ना, कंपनी को बिजनेस पसंद आ गया है, एंड देन कंपनी ने बोला, देखिए कंपनी ने बोला मुझे ये बिजनेस दे दो, तो इन्होंने बोला कंपनी ने मुझे बिजनेस दे दो, तो मिस्टर ने क्या किया, कंपनी को ये बिजनेस दे दिया, सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई और कितने रुपए मांगे मिस्टर ने मांगे 10 लाख रुपए अपने बिजनेस के बदले में। आजकल तो आप शार्क टैंक भी देख रहे होंगे, यही होता है ना, बिजनेस परचेज कर लिया, बिजनेस में क्या क्या शेयर हिस्सेदारी खरीद ली, तो कंपनी को ये बिजनेस बहुत पसंद आ गया और इन्होंने ये बिजनेस पूरा का पूरा क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, कंप्लीट बिजनेस क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, राइट। तो ये बिजनेस टेक ओवर किया तो टेक ओवर के बदले पैसा तो देना पड़ेगा, तो मिस्टर ए को बिजनेस, जो बिजनेसमैन है, इन्होंने अपना बिजनेस तो बेच दिया, तो इसके बदले फ्री में तो नहीं बेचेंगे ना, इन्होंने बोला 10 लाख रुपए मुझे दे दो, 10 लाख रुपए कंपनी ने मिस्टर ए को दे दिए, प्लस एग्रीमेंट जो हुआ था सेल डीड, इसमें दो बातें थी, पहला तो था सर 10 लाख रुपए देंगे हम आपको, प्लस मिस्टर डे ने कंडीशन लगाई थी कि आप 10 लाख के अलावा 15,000 रुपए पर एनम मेरी वाइफ को भी देंगे, मतलब एज वाइफ जो है, कंपनी 10 लाख के अलावा 15,000 रुपए हर साल एक ही वाइफ को भी देगी, ठीक है, तो ये कंडीशन थी सेल डीड की। और ये 15,000 रुपए कहाँ से देगी कंपनी, देखिए 10 लाख तो वो दे रही है, 10 लाख तो इनकम बन रही है, ए ने क्या चालाकी की, ए ने 15,000 रुपए, 10 लाख तो वो ले रहा है, 15,000 भी ले रहा है, 15,000 रुपए वाइफ के नाम पे दे रहा है, तो ये 15,000 भी ना एक कंडीशन और है कि 15,000 चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट, चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स ऑफ फर्म, नेट प्रॉफिट जो ये बिजनेस परचेज किया है ना, तो बिजनेस जब परचेज कर लिया तो कंपनी इस बिजनेस को आगे चलाएगी, तो जैसे जैसे कंपनी बिजनेस चलाएगी तो उसमें प्रॉफिट्स होंगे और प्रॉफिट्स में से 15,000 रुपए ये चार्ज किए जाएंगे। इट मींस कि यहाँ पे क्या होता है, आप देखिए देयर इज एन ओवरराइडिंग चार्ज यहाँ क्रिएट हो गया है। ओवरराइडिंग चार्ज, ओवरराइडिंग चार्ज समझिए, देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओवरराइडिंग चार्ज किस पे, ऑन सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, सोर्स ऑफ इनकम। अब ये किसके नजरिए से देख रहे हैं हम, मिस्टर ए के नजरिए से, देखिए मिस्टर ए ने जो बिजनेस बेचा है उससे इसको इनकम मिलने वाली थी, हाँ जी मिलने वाली थी, कितना, 10 लाख, बट इनमें 10 लाख पे क्या हुआ, हो सकता है ज्यादा मिल रही थी ना, इसका मतलब क्या था, पैसे तो उसको ज्यादा मिले थे, कंपनी एक्स्ट्रा क्यों देगी, कंपनी कभी एक्स्ट्रा नहीं देती, वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन के बाद डिटरमाइन होती है ना वैल्यू, आपको बिजनेस इतने रुपए का है, तो बिजनेस की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा थी, बट ए ने बोला मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए खुद, और मैं 15,000 रुपए अलग से लूंगा अपनी वाइफ के नाम में, ठीक है ना, तो यहाँ इन्होंने एग्रीमेंट में ही वो क्या किया, जो मिस्टर ई की सोर्स ऑफ इनकम तो है ना, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सेल ऑफ बिजनेस, तो सेल ऑफ बिजनेस जो सोर्स ऑफ है, दिस इज द सोर्स, सेल ऑफ बिजनेस इज द सोर्स, सोर्स ऑफ इनकम पे ही ए ने क्या किया, एक चार्ज क्रिएट कर दिया कि नहीं मैं इसमें से डाइवर्जन कर देता हूँ थोड़ा सा, 15,000 रुपए महीना किसी और पर्सन को मिल जाएगा, तो दिस इज क्लियर कट केस ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम। आप इस एग्जांपल में देखिए, XYZ Limited took over the running business of sole proprietor by a sale deed. As per the sale deed, देखिए sale deed में क्या लिखा था, XYZ Limited ने एग्री किया to pay overriding charges of 15,000 per annum to the wife of sole proprietor, एक ही वाइफ, ठीक है, in addition to the sale consideration, तो जो सेल कंसिडरेशन हुआ, जितने का बिजनेस बेचा, उसके अलावा वो 15,000 रुपए और देंगे। The sale deed also specifically mentioned that the amount was charged on the net profits of XYZ Limited. ये कंडीशन सेल डेट में मेंशन कर दी गई थी कि ये प्रॉफिट्स में से चार्ज किया जाएगा, इसका चार्ज किस पे होगा, प्रॉफिट्स पे होगा, और इसी कंडीशन पे ये परचेज किया गया बिजनेस। इज दिस द पेमेंट ओवरराइडिंग चार्ज? यस डेफिनेटली, ये इलाहाबाद कोर्ट का केस है,
जेट एंड पॉल एक्सरेज प्राइवेट लिमिटेड। देखिए ये आपको केस नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इंटर लेवल पर या एग्जीक्यूटिव लेवल पर। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, दैट द ओवरराइडिंग चार्ज व्हिच हैड बीन क्रेडिटेड इन फेवर ऑफ वाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटर वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल डीड। देखिए जो ओवरराइडिंग चार्ज है सोर्स ऑफ इनकम में जो डाइवर्जन की क्लॉज है ना, वो सेल डीड में इंटीग्रल पार्ट थी। सेल डीड में लिखा था कि आपने इतनी इनकम थर्ड पर्सन को देनी है, by which the going concern was transferred. The obligation therefore was attached। ये जो obligation थी ना 15,000 पे करने की, वो वेरी सोर्स ऑफ इनकम पे थी, मतलब ओवरराइडिंग चार्ज जो था वो सोर्स ऑफ इनकम पे बन चुका था। इट मींस ये हमारा किसी, इसका मतलब क्या है, hence it is a clear cut case of diversion of income by an overriding charge। This is not an application of income। मिस्टर ए को तो 10 लाख मिले तो 10 लाख वो कैसे खर्च करे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसे बिजनेस बेचने के बदले 15,000 मिलते या 15,000 वो अपने बिजनेस के नाम पे लेता तो इसकी इनकम बनती, देन वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाता। अभी इस केस में ये डाइवर्ट हो चुका है। दिस इज ए क्लियर कट केस ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो सर ये टॉपिक कवर हो गया आपका। सर नेक्स्ट टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर आज का। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसका बैकग्राउंड समझते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए हमारा जनरल रूल एक होता है, जनरल रूल। इनकम टैक्स के मैंने स्टेप्स बताए थे, इनकम टैक्स के स्टेप्स बताए थे। इनकम टैक्स डिटरमाइन करते हैं ना, सबसे पहले सर हम देखते हैं हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस, देखते हैं हम सबसे पहले ना स्टेटस डिफाइन करते हैं। देन स्टेटस के बाद देखते हैं इनकम का क्लासीफाई करते हैं, किस हेड की इनकम है, पांचों हेड को कवर करते हैं, पांचों हेड के बाद दूसरे की इनकम ऐड करते हैं। बट हम एक चीज भूल जाते हैं, हमें सबसे पहले देखना है इनकम असेसमेंट किस साल में होती है, कौन से साल की किस साल में असेसमेंट होती है। तो सर ये सबसे पहली क्लास में हमने बताया था, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन चेक की थी ना। तो सर प्रीवियस ईयर होता है जिस साल में क्या होती है, इनकम अर्न होती है। असेसमेंट ईयर क्या होता है सर, जिसमें इनकम असेस होती है। सर एग्जांपल दीजिए, सर एग्जांपल देखिए 2021-22 चल रहा है, जो भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर हमारा निकला है, दिस इज 21-22। तो इसकी इनकम असेसमेंट होगी असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है ना। इसी तरह सर देखिए जब ये प्रीवियस ईयर भी तो 22-23 चल रहा है ना, देखिए असेसमेंट और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिकली तो एक ही ईयर है ना, मतलब एक असेसमेंट ईयर उसी साल का कोई प्रीवियस ईयर भी तो है। मतलब ये असेसमेंट ईयर यहाँ पे पिछले साल की इनकम के लिए असेसमेंट ईयर है, बट ये अपने आप में एक प्रीवियस ईयर भी तो है। इस साल भी तो इनकम अप्रूव होना स्टार्ट हो गया ना, जैसे 1 अप्रैल आया तो 1 अप्रैल से नया ईयर स्टार्ट हो गया और वहां पे ये प्रीवियस ईयर होगा, इसकी इनकम नेक्स्ट ईयर असेस होगी। यस, इनकम नेक्स्ट ईयर असेस होगी। तो सर ये तो होता है मेरा जनरल रूल। सर इसमें देखिए एक्सेप्शंस, देखिए यहाँ ना कुछ ऐसे उस्ताद हैं, कुछ ऐसे केसेस आते हैं हमारे जहाँ ये रूल नॉर्मली असेसिंग ऑफिसर चाहे तो अप्लाई ना करे, वो चाहे वो क्या करेगा सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, नेक्स्ट ईयर में जाए ना, वो कहता है कि अब जिस साल की इनकम जैसे 21-22 है, 21-22 का आप असेसमेंट कर रहे हैं 22-23 में, बट एओ को कुछ केसेस में पता लगा कि यार ये 22-23 में भी तो इनकम अर्न कर रहा है 1 अप्रैल से, बिल्कुल कर रहा है सर। तो 1 अप्रैल से जैसे ही नया साल स्टार्ट हुआ था और जब तक उसको असेसमेंट कर रहा है तब तक उसे कोई ऐसी बातें पता लग गई जो हम यहाँ एक्सेप्शन में पढ़ने वाले हैं, तो उस केस में क्या करेगा सर, वो 1 अप्रैल से लेकर जहाँ तक भी ये मैटर हो रहा है, जहाँ भी ये इवेंट हो रहा है, वहां तक का पीरियड का ना टैक्स या उसका जो असेसमेंट है वो नेक्स्ट ईयर में पेड नहीं करेगा सर, वो इसी असेसमेंट ईयर में पोस्ट कर देगा, इसी असेसमेंट ईयर में चार्ज कर देगा। तो मतलब सर या ये बोले सर प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 22-23 की जो इनकम है ना, वो इसी सेम असेसमेंट ईयर 22-23 में ही असेस कर ली जाएगी, ठीक है ना। तो सर ऐसे केसेस देखते हैं, ऐसा क्या है सर, केसेस में देखिए सेक्शंस आते हैं, 5 सेक्शन लगातार चलते हैं हमारी। सेक्शन 172 पहला केस आता है सर। तो सर पहला केस बताइए क्या है सर, इंपॉर्टेंट है, हमें नाम याद रखना है, हमें हेडिंग याद रखनी है सर। हेडिंग याद इसलिए रखनी है क्योंकि एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू में आपने सीधा सीधा पूछ ले जाएगा, किसी भी तरह से एमसीक्यू बन सकता है। मैं क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा केस है जहां इनकम नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट नहीं होगी, तो 3 केस दिए होंगे जहां होगी और 1 केस दिया होगा जहां नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है आपको ऐसा दिया हो कि 3 केसेस दे दिए जहां नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट होगा, सॉरी इन द सेम असेसमेंट ईयर होगा, सेम ईयर में असेसमेंट होगा, बट एक ऑप्शन होगा जो अलग होगा। तो सर पहला है शिपिंग कंपनीज। शिपिंग कंपनीज कौन सी सर, नॉन रेजिडेंट वाले, नॉन रेजिडेंट्स। ये केस सर देखते हैं, इसमें आपने
आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगना चाहिए, कॉमन सेंस से यदि हम देखें ऐसा क्यों है, शिपिंग कंपनीज नॉन रेजिडेंट है, तो सर हमने शिपिंग कंपनी को देखा। तो सर ऐसा होता है नॉर्मली शिपिंग कंपनीज में क्या होता है, शिपिंग कंपनीज का टैक्सेशन थोड़ा अलग तरह से चलता है, ठीक है, वो हम सी फाइनल मतलब सॉरी अपना जो इंटर लेवल है अभी एग्जीक्यूटिव लेवल है, देन उसके बाद फाइनल लेवल होगा ना, तो फाइनल लेवल में इसको डीपली स्टडी किया जाएगा। बट मैं आपको ब्रीफ देता हूँ शिपिंग कंपनीज में क्या होता है। देखिए इंडिया है, ये वाटर है आपका, ओशन है, ठीक है, यहाँ हमारी शिप्स हैं, सर शिप्स आती हैं जाती हैं, ठीक है, रोज व्यापार चल रहा है, रोज हमारा हमारे जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स में हमारी डीलिंग्स हो रही हैं, राइट, कस्टम अथॉरिटीज के साथ। तो सर क्या होता है, शिपिंग कंपनीज जब भी आती है तो वो गुड्स, पैसेंजर्स, ठीक है, लाइव स्टॉक, ये जो होते हैं इनको यहाँ पे अनलोड करते हैं, मतलब बाहर से लाके इंडिया में शिप करते हैं और बाहर से लाके इंडिया में पोर्ट पे अनलोड कर देते हैं। जब इनको वापस जाने की परमिशन मिलती है ना सर, वो वापस ऐसे नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही वापस चले जाएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहाँ से क्या किया, अपनी इनकम अर्न की। इन्होंने क्या किया, इनकम अर्न किया। इनकम किस तरह की होती है सर, फ्रेट इनकम होता है। क्या होता है, फ्रेट। और ये वापस जाना चाहते हैं, गो बैक, ठीक है, ये वापस जाना चाहते हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, ऐसे आप वापस नहीं जाने देंगे हम आपको। आपने पहले क्या करना है, आपने पहले टैक्स पे करना है। कहाँ, जब आप अनलोड करते हैं, जब आप इंडिया में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, आपने वहाँ टैक्स पे करना है, या आप अरेंजमेंट कर दीजिए प्रॉपर टैक्स का कि आप आपके यहाँ पे कोई और पे कर देगा, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, आप तभी यहाँ से जा पाएंगे। जब इंडियन गवर्नमेंट को सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि ठीक है बंदे ने टैक्स पे कर दिया है या इसने प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिया टैक्स पे करने के, तो ही इसको यहाँ से लीव करने की परमिशन दी जाती है। तो सर ऐसे में क्या होता है, और ये कौन सी कंपनीज है सर, ये है नॉन रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट मतलब विदेशी, या ये बोले जो इंडिया का है ही नहीं, ठीक है ना, जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है। ऐसा इसलिए सर नॉन रेजिडेंट वालों को तो पकड़ा नहीं जा सकता ना, एक बार चला गया नहीं आया वापस। साल में उसकी मान लीजिए 2 शिप लगी, ठीक है, अप्रैल में, जून में, तब तक तुमने टैक्स पे कर दिया, तीसरी शिप लगाई उसने जुलाई में, नहीं ना टैक्स पे करा, इसके बाद वो चला गया, ठीक है, तो फिर वापस नहीं आएगा। मान लीजिए कि वो शिप नहीं होती बाद में, तो कैसे पकड़ोगे, गवर्नमेंट का तो टैक्स चला गया ना। तो इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, एक रूल बना दिया, एओ को पावर दे दी, यहाँ पे एओ को पावर दे दी, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखते हैं, मान लीजिए शिपिंग कंपनी थी, शिपिंग कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कुछ पैसे अर्न किए, इसका असेसमेंट चल रहा है मेरा 23-24 में, परफेक्ट है, सॉरी इट इज 22-23, नॉट 23-24, इट इज 22-23। तो सर ये पीरियड बताइए पहले कौन सा है सर, ये फाइनेंशियल ईयर है 21-22 ना, इसका असेसमेंट सर, ये जो असेसमेंट ईयर है ये कौन सा ईयर है सर, 22-23, ठीक है। अभी क्या शिपिंग कंपनी का इसमें असेसमेंट चल रहा है, ओके, शिपिंग कंपनी ने 21-22 में जो भी इनकम अर्न की नेक्स्ट ईयर में इसका असेसमेंट हो रहा है। अभी क्या हुआ है ना, शिपिंग कंपनी ने जैसे ही नेक्स्ट ईयर आया 22-23 आया, 1 अप्रैल 22, ठीक है, ये वाला, इसमें भी इसने शिपिंग करने स्टार्ट कर दिया, इसकी यहाँ से इनकम अर्न होनी स्टार्ट हो गई। बट ऑल ऑफ सडन ये को लगता है कि ये कंपनी वापस नहीं आने वाली, तो इसकी इंटेंशन वापस आने की नहीं है, ठीक है, ये पर्सन, ये जो शिपिंग कंपनी ये भागने वाली है। उस केस में इस साल का जो असेसमेंट होता 23-24 में, वो यहाँ नहीं होगा। वो एओ चाहे तो इसको इसी असेसमेंट ईयर में, जैसे थे ना, देखिए 22-23 में भी असेसमेंट हो रहा है पिछली इनकम का, और इसी साल की इनकम जो 22-23 असेसमेंट ईयर है, इसमें भी तो कुछ इनकम अर्न करना स्टार्ट कर दिया ना इसने, अप्रैल स्टार्ट हो गई। तो अप्रैल से लेकर जो ये इनकम है, ये इनकम भी हैंड टू हैंड इसके साथ असेस कर दी जाएगी। इट मींस सेम असेसमेंट ईयर में, इन द सेम प्रीवियस ईयर में सेम असेसमेंट ईयर लग गया। सेम सेम जो हमारा 22-23 की इनकम है वो 22-23 में ही असेस हो गई, ना कि 23-24 में, ठीक है। इसको हम देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, वेयर इज शिप, तो यहाँ एयरक्राफ्ट शामिल नहीं है, इट इज ओनली फॉर शिप्स। तो वेयर इज शिप बिलोंगिंग टू और चार्टर्ड बाय नॉन रेजिडेंट, हमें मैंने बोल्ड किया है इसलिए स्पेशली हमें कीवर्ड्स याद रखने हैं। शिप कौन सी है, शिप है पहली बात, और इट इज ऑफ द नॉन रेजिडेंट, इट इज नॉट ऑफ द रेजिडेंट, इट इज नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट्स। वो क्या करती है, पैसेंजर कैरी करती है, लाइव स्टॉक, मेल, गुड्स, ठीक है, और क्या करती है, शिप करती है एट पोर्ट इन इंडिया। एट द शिप इज अलाउड टू लीव ऑन द पोर्ट ओनली व्हेन द टैक्स हैज बीन पेड और सैटिस्फैक्टरी अरेंजमेंट हैज बीन मेड फॉर पेमेंट देयरऑफ। टैक्स पे कर दिया हो और सैटिस्फैक्टरी अरेंजमेंट बना दिए हो, देन वो अलाउड है लीव करने के लिए। इस केसेस में यही होता है
एओ को पावर दे दी जाती है कि वो उसका असेसमेंट उसी साल में असेस कर दे। इनकम चार्ज टू टैक्स इन द सेम ईयर। देखिए इनकम जो होती है ना इसकी इसकी क्या होता है, इनकम नेक्स्ट ईयर तक हम वेट नहीं करते, इस केस में यही होता है। इसकी जो शिपिंग है ना, जब अलाउ कर इसको वापस जाने के लिए अलाउ करते हैं ना जब हम, तो इसकी इनकम पे हम यही टैक्स लगा देते हैं। और टैक्स कैसे असेस करते हैं, इसका स्पेशल रेट है सर, ये इस पे एमसीक्यू आता है। शिपिंग कंपनीज के लिए क्या करते हैं, जो उनका फ्रेट है ना, जो उनका फ्रेट मिलता है उनको, ठीक है, तो क्या करते हैं, उनका जो फ्रेट उनको मिलता है उसका 7.5%, 7.5% ऑफ द फ्रेट पेड और पेबल टू द ओनर ऑफ द शिप, ठीक है, ये उसकी इनकम मान ली जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, उस पे इनकम मान ली जाती है। तो ये हमें रेट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर पहला केस शिपिंग कंपनी नॉन रेजिडेंट, इंटेंट भी क्लियर है आपको। इंटेंट इसलिए है क्योंकि ये कंपनी बार बार, जरूरी नहीं है बार बार आए, क्योंकि विदेशी कंपनियां एक बार शिप किया इंडिया में और वापस चले गए, तो वापस जाने से पहले उनको इंश्योर करना है, दे पे द टैक्सेस, ठीक है। उनको वापस पकड़ने कौन जाएगा, उनका इंडिया में पैन नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है ना। इसलिए वहां पे उनको हैंड टू हैंड टैक्सेशन कर दिया जाता है। हैंड टू हैंड का मतलब जिस साल में वो इनकम अर्न कर रहे हैं, सेम असेसमेंट सेम ईयर में हैंड टू हैंड उसका असेसमेंट भी हो रहा है, मतलब नेक्स्ट असेसमेंट ईयर का वेट ही नहीं किया जा रहा। तो सर सेकंड केस देखते हैं, पर्सन लिव इन इंडिया। तो पर्सन लीव इंडिया, देखिए जो पर्सन, ये भी सेम सेम केस है, देखिए सेक्शन 174, पर्सन लीव इंडिया। देखिए एओ को पता लग जाता है ये पर्सन आया, पर्सन जाने वाला है हमेशा के लिए, और इसकी इंटेंशन नहीं है वापस इंडिया में आने की, मतलब परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है। एओ तो चाहेगा ना मेरे को पहले पूरा टैक्स दे के जाए, तो एओ जो टैक्स लेगा इसके पास पावर दे दी गई है इसलिए ना सेक्शन 174 में, और ये हमारे इस रूल का एक्सेप्शन बन जाता है। मतलब उस साल की इनकम जिस साल में वो जा रहा है ना, साल शुरू होने से जिस दिन तक वो जा रहा है, एओ वहां तक का इनकम असेस कर सकता है उसी साल में जिस साल में वो जा रहा है, ठीक है। उसे नेक्स्ट ईयर तक वेट नहीं करना पड़ेगा। देखिए वेयर इट अपियर्स टू द असेसिंग ऑफिसर दैट एनी इंडिविजुअल में लीव इंडिया ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर और शॉर्टली आफ्टर द एक्सपायरी and he has no present intention to return to India. The total income of such individual for the period from the expiry of respective previous year up to the probable date of his departure is chargeable to tax in that assessment year. देखिए एग्जांपल समझते हैं, तब आप ये वर्ड समझ पाएंगे। एओ को लगता है कि जो पर्सन है ना 30 जून को जा रहा है, 30 जून को जा रहा है, मैं इसको एग्जांपल को यहाँ कोट करता हूँ। देखिए डिपार्चर, इसका एक्सपेक्टेड डिपार्चर कब है, 30 जून 2020, परफेक्ट। तो अभी क्या है, देखिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है ये, 20, इसमें ना इसकी इनकम असेस कब होगी, इसका असेसमेंट बताइए कब होगा, असेसमेंट बताइए कब होगा, असेसमेंट होगा सर 22-23 में, असेसमेंट होगा 22-23 में। ये तो जा रहा है, बट ये तो 30 इस 12 मंथ्स पीरियड में ये तो मिड में जा रहा है 30 जून को, ठीक है। तो सर नेक्स्ट ईयर तक वेट करेंगे, बिल्कुल नहीं सर, ये तो जा रहा है, इसकी इंटेंशन भी नहीं है वापस आने की, फिर कौन जाएगा सर टैक्स लेने, इसलिए इसका टैक्स अभी ले लिया जाएगा। कब ले लिया जाएगा, 20-21 में ही, मतलब सॉरी दिस इज 21-22, दिस इज 21-22। तो सर इसको देखिए, आप इसको असेसमेंट कब कर देंगे, इसका 20-21 में असेसमेंट कर देंगे। असेसमेंट ईयर 20-21 जो चल रहा है ना, ये चल रहा होगा प्रीवियस ईयर 19-20 का, ठीक है। तो इस असेसमेंट ईयर में एक तो ये वाली इनकम ऐड कर देंगे, प्लस ये जो अप्रैल से लेकर जून तक है ना, 30 जून तक, ये इनकम भी इसमें हैंड टू हैंड इसमें असेसमेंट कर देंगे। इसको हम वेट नहीं करेंगे नेक्स्ट ईयर तक का, जो असेसमेंट ईयर है ना, यहाँ तक हम इसका वेट नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, इंटेंट समझिए, जो पर्सन जा रहा है जिस साल वो जा रहा है उस साल की इनकम नेक्स्ट ईयर में असेस होती है, ठीक है ना। जिस डेट तक उसने इनकम कमाई जाते वक्त उस साल की इनकम नेक्स्ट ईयर में होती है, अब नेक्स्ट ईयर में तो वो मिलेगा नहीं ना एओ को, एओ ने उसी साल में उसको टैक्स कर देना है। सर नेक्स्ट केस आता है एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। एओपी बीओआई देखिए जो पर्टिकुलर पर्पस या इवेंट के लिए बनाए जाते हैं, तो सर उस केस में भी यही होता है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनते हैं। इवेंट हुआ, मतलब जिस पर्पस के लिए उन्होंने बनाया था वो पर्पस फुलफिल हुआ, और देन उस पर्पस के बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व हो जाएगा मतलब वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। उसका असेसमेंट मतलब उसको इनकम आनी बंद हो गई, वो सब एक तरह से एग्जिस्टेंस उसका खत्म हो गया। तो सर उसकी इनकम कैसे असेस होगी, उसकी इनकम देखिए नॉर्मल तो यही है, यदि वो पूरे साल कंटिन्यू होता है तो उसकी इनकम नेक्स्ट ईयर असेस होगी, हाँ जी। बट एओ को पता लग गया ये तो यार नेक्स्ट ईयर में फिनिश हो रहा है, मान लीजिए मैं एक टाइम लिमिट ले लेता हूँ 2 इयर्स की ना,
दिस इज 21-22, दिस इज 22-23। तो सर इसमें इन्होंने इनकम मांग की थी, इसका असेसमेंट सर यहाँ होगा, असेसमेंट ईयर 22-23 में। परफेक्ट। अभी चल रहा है सर मई, तो सर मई में मान लीजिए एओ असेसमेंट कर रहा है, तो सर एओ को पता लग गया, एओ को नॉट, देखिए मई में, अभी मई चल रहा है, ये मई में क्या बंद हो गया, मई में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, यहाँ पे हम मानते हैं डिसॉल्व हो गया मई में। अब सर 22-23 में मान लीजिए असेसमेंट हो रहा है सितंबर में जाकर, ठीक है ना, असेसमेंट थोड़ा सा, देखिए पहले नोटिस आता है, देन बहुत चीज होते हैं, देन वो सितंबर तक जाते जाते हमारी अप्रैल से सितंबर तक हमारी आईटीआर प्रोसेस हुई, देन उसके बाद हमारा सितंबर में केस लग गया। असेसमेंट एओ कर रहा है सितंबर में, सितंबर में एओ ने देखा भाई 21-22 का तो मैं असेसमेंट कर रहा हूँ, पूरे साल में इसने इनकम अर्न की है, ठीक है, तो 21-22 की इनकम तो मैं असेस कर रहा हूँ यहाँ पे 22-23 में, बट इस एओ को पता लगा भाई इसने तो 31 मई, मतलब मई में इसने बंद कर दिया अपनी बिजनेस, मतलब ये डिसॉल्व हो चुका है। इसका मतलब एओ को लगा यार कि नेक्स्ट ईयर इसका असेसमेंट तो नेक्स्ट ईयर होगा 23-24 में ना, बट क्योंकि ये तो बंद हो गया है, तो फिर इसका बाद में असेसमेंट करना टफ है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या गया, इसे अभी पकड़ लो, इसको अभी पकड़ लो, तो इसको सितंबर में जो असेसमेंट कर रहा है ना, इसमें 22-23 में जो पिछले साल की इनकम 21-22 वो तो कर ही रहा है, प्लस इसमें वो ये अप्रैल से मई तक की इनकम भी असेस कर देगा। परफेक्ट। अब वो क्लियर होना चाहिए, अप्रैल से मई तक की इनकम भी वो उसमें असेस कर देगा, क्यों, उसे पता लग गया, जैसे होता है ना बैलेंस शीट में आप देखते हैं, हमें बैलेंस शीट 31 मार्च को बनती है नॉर्मली, तो 31 मार्च के बाद क्या होता है, कुछ चीजें होती है इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, देखिए ऑडिटर जब साइन करता है ना बैलेंस शीट, तो उसके ऑडिटर के ऑडिट रिपोर्ट साइन करने तक भी ना बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, जिसका इफेक्ट कई बार फाइनेंशियल्स में आ जाता है। इसी तरह ईयर एंड होने के बाद यदि कोई ऐसा इवेंट हो गया है जिससे जिससे ईओ को पता लगता है यार ये हमारे टैक्स टैक्स चेकर पे कब पड़ेगा, हमारा ना टैक्स डूब सकता है, हमारा टैक्स नहीं मिल सकता, तो एओ इनकम को उसी साल में टैक्स कर देगा, ठीक है। देखिए, इफ एन एओपी इज फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस एंड एओ एप्रीहेंड्स, एओ को लगता है एओपी इज लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड इन द सेम ईयर और द नेक्स्ट ईयर, देन ही कैन मेक द असेसमेंट ऑफ इनकम अप टू डेट ऑफ डिसोल्यूशन। आप एग्जांपल सेल्फ रीड कीजिएगा, बहुत इजी है, सेम एग्जांपल मैंने नीचे समझाया, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सर नेक्स्ट केस आता है सर, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। सर देखिए 174 के बाद 174 ये आया था जो हमने अभी देखा, एओपी बीओआई वाला ना, एओपी बीओआई जो होते हैं लाइकली टू डिसॉल्व, लाइकली टू बी डिसॉल्व। नेक्स्ट देखिए, पर्सन ट्रांसफर, पर्सन क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जिससे उसका टैक्स बच जाए, ठीक है। तो सर पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, देखिए ये भी सेम केस है, देखिए सब चीज ना, एओ को लगता है ऐसी चीज हो जाए जिससे उसका टैक्स में नुकसान हो जाए, वो उस चीज को पकड़ता है, तो एओ को लगता है कि यार ये बंदा अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला है, प्रॉपर्टी को किसी भी तरह खराब बेकार करने वाला है, ठीक है, डिस्पोज ऑफ करने वाला है, जिससे टैक्स चोरी हो सके, टैक्स ना देना पड़े। तो ऐसे केसेस में वो एओ को यदि पता लग जाए तो एओ उस साल की इनकम उसी साल में असेस कर देगा, वो नेक्स्ट ईयर का रेट बिल्कुल नहीं करेगा। देखिए ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर, देखिए करंट असेसमेंट ईयर मतलब मान लीजिए अभी 22-23 चल रहा है, 22-23 असेसमेंट ईयर चल रहा है, 22-23 असेसमेंट ईयर चल रहा है, और 22-23 में इनकम किसकी असेस हो रही है, असेस हो रही है सर 21-22 की इनकम, ठीक है ना, 21-22 की इनकम 22-23 में असेस हो रही है। During the current assessment year, if it appears to the AO that a person is likely to sell, charge or dispose of or otherwise part with any of his assets, पर्पस होना चाहिए इसका टू अवॉइड पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी अंडर दिस एक्ट। देखिए कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो इनकम टैक्स में ड्यू है और वो एसएससी को पे करनी थी, एसएससी को पे करने के पास उसके पास पैसे तो है नहीं, उसके पास वो एसेटी है, और वो एसेटी बेच दे जानबूझ के, जिससे उसे इनकम टैक्स भी या कोई इंटरेस्ट पेनल्टी या कोई डिमांड आई हो वो उसे ना देनी पड़े, तो और एओ को लगता है ऐसा है, तो एओ क्या करेगा भाई, अपना एओ को तो अपना टैक्स बचाना है, मतलब एओ को तो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी बेच के करे या कैसे करे, तो एओ क्या करेगा, उसकी टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन फॉर द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ प्रीवियस ईयर टू द डेट व्हेन द असेसिंग ऑफिसर कमेंसेस प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन इज चार्जेबल टू टैक्स इन दैट असेसमेंट ईयर। तो सर ये मान लीजिए ऐसा कुछ हैपनिंग होता है जून में, ये जो 1 अप्रैल से नया स्टार्ट हुआ है ना, ये 1 अप्रैल 22 मई 22
जून 22, ठीक है। तो जून में ऐसी वो इवेंट होती है, एओ को पता लगा, तो एओ अप्रैल से लेकर जून तक की इनकम, अप्रैल से जून तक की इनकम इस सेम असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट ईयर, 22-23 में जो चल रहा है इसी में असेस कर देगा। एग्जाम्पल आप इजिली पढ़ लीजिएगा, सेम एग्जाम्पल है जो मैंने कोट किया है। तो लास्ट आता है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। नाम से क्लियर है सर, नाम से क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, आपने याद करना है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। सर डिसकंटिन्यूड बिजनेस में ऐसा क्या है, देखिए एओ को लगता है, एओ को लगता है बंदा जो बिजनेस कर रहा है ना, वो उसने क्या किया, शट डाउन कर दिया है, शट डाउन कर दिया है, शट डाउन कर दिया, तो बंदा ना इनकम कमाएगा ना को टैक्स देगा आगे, ठीक है ना। तो एओ सेम मैनर में इसको भी टैक्स कर देगा उसी साल में जिस साल उसे पता लगा कि बंदे ने बिजनेस बंद कर दिया है। ये सेम केस है जैसे ईओपीपीओआई वाला, देखेंगे where any business or profession is discontinued in any assessment year, the income of the period from expiry of previous year up to the date of such discontinuance, डिस्क्रिशन, देखिए एओ का क्या होता है, डिस्क्रिशन होता है, उसका विवेक होता है, उसका उसकी इच्छा है वो करे या ना करे, ऐसा उसको क्या चार्ज कर देगा, सेम असेसमेंट ईयर में उसको चार्ज कर देगा। एग्जांपल देखते हैं, एओ को पता लगा ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड दैट दे हैव डिसकंटिन्यूड बिजनेस फ्रॉम 31 मई, देखिए 2021 प्रीवियस ईयर था, इसमें बिजनेस चल रहा था, बिजनेस रनिंग था। नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर में अप्रैल बीत गया, मई आया, जून, इस तरह से हमारा ईयर बढ़ रहा है। तो सर यहाँ कंपनी ने क्या किया है, बिजनेस को क्लोज कर दिया है। कंपनी जो ये business है, कंपनी चला रही है एबीसी, एबीसी लिमिटेड बिजनेस चला रही थी 20-21 में, 21-22 में इन्होंने अप्रैल में चलाया और मई में जाके शट डाउन कर दिया, तो अप्रैल मई में इन्होंने इनकम अर्न की। तो सर प्रीवियस ईयर 20-21 का जब असेसमेंट हो रहा है, असेसमेंट 21-22 में, ठीक है, अगेन मैं बात करूंगा, मान लीजिए असेसमेंट होते होते दिसंबर आ गया, दिसंबर दिसंबर 21 चल रहा है, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई, दिसंबर में आके पिछले साल की इनकम अभी असेस हो रही है। तो दिसंबर में आके जब वो पिछले साल की इनकम असेस कर रहा है, तो उसे पता लगा यार 31 मई को तो इन्होंने बिजनेस बंद कर दिया, तो वो अप्रैल 21 और मई 21 की इनकम सेम असेसमेंट ईयर 21-22 में ही असेस कर सकता है, ठीक है। ऐसा इसलिए जैसे हमने पिछले केस में देखा है, in such case AO may exercise his discretion and tax the income of the company from 1st of April to 31st May during the assessment year 21-22, परफेक्ट। और नीचे वाला पैराग्राफ कहता है डिस्क्रिशन है, चाहे तो उसे अगले साल भी टैक्स कर सकता है। तो सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, टॉपिक में 5 पॉइंट थे, ये वो एक्सेप्शंस हैं, हाँ रूल नहीं लगता जनरल, और जनरल रूल कौन सा है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, बट इन 5 केसेस में ऐसा नहीं होता, होता है डिस्क्रिप्शन पे एओ चाहे तो कर सकता है, बट नॉर्मली चाहे तो एओ उसको सेम ईयर में टैक्स कर सकता है। तो आप इस पे इसकी हेडिंग से स्पेशली नोट कीजिएगा, और जो मैंने वर्ड्स बोल्ड किए हैं वो इसलिए हैं ताकि आप उसे इजीली रिमेंबर कर पाए, अपने अपना ना कॉन्सेप्ट का इंटेंट समझ पाए इजीली। तो सर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा टॉपिक बचता है बिफोर कि हम अपने टैक्स रेट्स पर आए, वो है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। देखिए ये मैं आपको इस लेक्चर में बता रहा हूँ, देन आपने हमेशा याद रखना है, इनकम की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है ना, इनकम की डेफिनेशन हमने पढ़ी नहीं है, वो हम धीरे धीरे अपने आप सीख जाएंगे, जितने भी हम जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ेगा, हमारी 5 हेड्स की इनकम आएगी। ठीक है, इनकम जनरली ना 5 हेड्स में डिवाइड हो जाती है, जनरली हमारी 5 हेड्स में डिवाइड हो जाती है। पहला हेड होता है सैलरी, दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड होता है सर बिजनेस प्रॉफिट्स और प्रोफेशन के गेन्स, ठीक है। फोर्थ हेड होता है सर कैपिटल गेन्स, क्या होता है कैपिटल गेन्स। और सर जो इनकम इन पांचों चारों हेड में नहीं आ पाती, वो रिमेनिंग हेड है हमारा अदर सोर्सेज में आ जाती है, ठीक है। 5 हेड नॉर्मली हमारे क्लासिफाई किए गए हैं किसी भी इनकम को असेस करने के लिए। तो सर इनकम की डेफिनेशन में क्या होता है ना, देखिए इनकम इंडिया में जो इनकम टैक्स कहता है ना, इनकम टैक्स किस इनकम पे देना है आपने, तो इनकम कहता है कि इनकम आपकी होनी चाहिए जो इस डेफिनेशन में फॉल करे। तो ये डेफिनेशन में क्या है ना सर, लीगल इनकम तो आती है, प्लस इलीगल इनकम भी आती है। मतलब इनकम टैक्स वाले ना, इनकम टैक्स वाले आपके हर इनकम पे टैक्स लगाना चाहते हैं,
आपको सड़क पे पैसे ही मिल गए ना, तो उनकी नज़र में वो भी इनकम है आपकी, आप उस पे भी टैक्स देने के हकदार है। ठीक है? तो इनकम जो आपने डिस्क्लोज़ नहीं की, इल्लीगल इनकम क्या होती है सर? इल्लीगल इनकम होती है जो डिस्क्लोज़ नहीं की होती, या जिसे हम बोलते हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ठीक है ना? जो आपने छुपा दी है, ब्लैक मनी, ठीक है? जो इनकम आपने अर्न तो की, आपने अर्न तो की, बट आपने उसको छुपा दिया, उस पे टैक्स नहीं दिया। तो सर ये दोनों तरह की हो सकती है ना, एक तो होती है इल्लीगल कामों से होने वाली, एक है लीगल काम से। आपने लीगल इनकम अर्न किया, आपने उसको टैक्स चोरी कर दी, आपने टैक्स पे नहीं किया, तब भी तो ये क्या हो गया, अनडिस्क्लोज्ड इनकम हो गई ना, ठीक है ना? एक आपने इल्लीगल तरह से आपने, मतलब इल्लीगल मतलब जो इंडिया में लॉज़ हैं, ठीक है? उनके हिसाब से वो इनकम प्रोहिबिटेड है, आप गलत काम कर रहे हैं। आपने इल्लीगल इनकम अर्न की और उस पे ऑब्वियसली आप टैक्स तो देने वाले हैं ही नहीं। वो भी क्या आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है ना? तो आपके सर लीगल और इल्लीगल इनकम दोनों तरह की इनकम इंडिया में इनकम टैक्स में एक्सेसिबल है। पहली बात ये, इस पे एमसीक्यू आता है। फिर ध्यान से इसमें देखिए बोथ ऑप्शंस हमें टिक करना होता है हमेशा। इनकम लीगल और इल्लीगल दोनों होती है। तो सर आज हम इसमें हम देखने वाले हैं सर लीगल इनकम तो धीरे-धीरे पढ़ लेंगे। बट सर अनडिस्क्लोज्ड इनकम क्या होती है? अनडिस्क्लोज्ड इनकम क्या होती है? सर ये हम इस चैप्टर में बेसिक बताया गया है। चाहे तो हम इसे स्किप भी कर सकते हैं कि हम इसे जब इनकम की डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे, हम बाद में आके तब इसके साथ पढ़ेंगे। बट आप फर्स्ट चैप्टर है, आप इसका एक बार ब्रीफ ले लीजिए, मैं ये कहूँगा। तो मैं इसको ब्रीफ में आपको बता देता हूँ ये किस तरह की इनकम नॉर्मली होती है। तो ये होती है हमारी अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड इनकम नाम से क्लियर है, वो पैसा या वो इनकम जो छुपा दी गई है इनकम टैक्स से, जिस पे इनकम टैक्स नहीं पे किया गया है, जिसको इनकम टैक्स में हमने डिस्क्लोज नहीं किया है। देखिए इनकम डिस्क्लोज कैसे की जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इनकम डिस्क्लोज करने का मैनर क्या होता है? ठीक है, इनकम डिस्क्लोज होती है आईटीआर के थ्रू। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मैंने आपको बताया था उस दिन ट्रेन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसके अंडर में क्या आता है सर? डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में दो आते हैं, सीबीडीटी और सीबीआईसी। ये इनडायरेक्ट टैक्स को डील करता है, डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्टर करता है। तो सीबीडीटी आया, सीबीडीटी ने इनकम टैक्स लॉ बनाया, ठीक है ना? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में बोला आप असेसी से बोलिए आप टैक्स दीजिए, ठीक है? अपनी इनकम पे टैक्स दीजिए, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स दीजिए। इनकम टैक्स पे करने के लिए एक मैनर बनाया सर, मैनर आया, रूल्स आते हैं, मैनर क्या आते हैं, रूल्स आते हैं। उनमें बोला आप आईटीआर फाइल कीजिए हर साल। आईटीआर के इन्होंने बोले फॉर्म्स है सर, इन्होंने आईटीआर के फॉर्म्स भाई, इंडिविजुअल के लिए फॉर्म 1, इंडिविजुअल ठीक है, कंपनी के लिए फॉर्म 6, पार्टनरशिप के लिए फॉर्म 5, ट्रस्ट सोसाइटीज के लिए फॉर्म 7। तो उन्होंने फॉर्म्स बना दिए, फॉर्मेट दे दिया, आपने इस फॉर्मेट में इनकम अपनी बता देनी है, मैंने साल में इतना पैसा कमाया, ये कमाया, ठीक है? दिस इज द वे इनकम डिस्क्लोज की जाती है। अब सर जो इनकम इस मैनर में डिस्क्लोज ही नहीं की गई, जो मैनर इस जो इनकम इस मैनर में आप लाए नहीं, जो इनकम आपने इससे बाहर रखा असेसी ने, ठीक है? असेसी का मन चाहा 10,000 रुपए कमाए, 5,000 में दिखा देता हूँ, 5,000 बता दो मैंने नहीं कमाए। जब इसने 5,000 कमाए और 5,000 कमाए तो 5,000 में खर्च भी किए होंगे। तो अब इनकम डिपार्टमेंट अनडिस्क्लोज इनकम पे बहुत बहुत ज्यादा नजर रख रहा है, वो उसको पकड़ भी रहा है, ठीक है? तो इनकम पकड़ने के सोर्सेज तो हम बाद में देखेंगे, किस तरह से टूल्स है, इनकम टैक्स कैसे ट्रेस करता है। बट यहाँ बताया गया इनकम अनडिस्क्लोज किस तरह से मानी जाती है। तो सर देखिए, अब जो इनकम आपने इस मैनर में डिस्क्लोज नहीं की, दिस इज कॉल्ड अनडिस्क्लोज्ड इनकम। तो सर अनडिस्क्लोज्ड इनकम किस तरह की है? तो देखिए सबसे पहले आता है सेक्शन 68, ठीक है? सेक्शन 68 वो क्या कहता है सर? नाम देते हैं सर कैश क्रेडिट्स। सर कैश क्रेडिट्स क्या होते हैं? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट सर नेक्स्ट आता है, ठीक है? फिर आता है सर अनएक्सप्लेन्ड मनी, ठीक है? सब सेम सेम, सेम सेम मतलब कैसे? सर वो चीजें जो असेसी के पास पाई जाती है, सर्च होती है, सर्वे रेड पड़ती है ना, आपने देखा है स्पेशल 26 देखी है आपने मूवी, या आपने देखो रेड, है ना? अजय देवगन की मूवी थी, एक राजा एक जैसे पुराने बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ रेड होती है और उसके दीवारों से अपना जगह जगह से पैसा निकल रहा है, सोना चांदी बरस रहा है। वो इनकम उसने अपने घर में छुपा के रखी है। वो इनकम उसकी क्या है? अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। क्या है वो? अनडिस्क्लोज्ड, मतलब उसने आज तक पैसा कमाया ज़िंदगी भर, बट आज तक उसने उसको टैक्स नहीं दिया। उसने बताया नहीं मैंने पैसा कहाँ से कमाया। उसने सोर्स क्लियर नहीं किया, मतलब सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर नहीं किया। दिस इज इम्पोर्टेंट, सोर्स ऑफ इनकम नॉट डिक्लेयर्ड। सोर्स ऑफ इनकम मतलब सर देखिए, आप सैलरी लेते हैं ना, जब आप एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई बताता है मैं फलाना कंपनी से अर्न कर रहा हूँ। तो सोर्स डिक्लेयर करना होता है आजकल। आप बिज़नेस करते हैं तो आपने बताना होता है मेरा बिज़नेस का नेम ये है, मेरा बिज़नेस ये एक्टिविटी है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ठीक है? आपने अदर सोर्स में कोई इनकम कमाई, आपने बताना मुझे कमीशन मिला है, मुझे डिविडेंड्स मिला है, मुझे इंटरेस्ट मिला है, ठीक है? इंटरेस्ट मिला है तो एसबीआई बैंक से मिला है, आपने बताना होता है।
तो सोर्स ऑफ इनकम डिस्क्लोज करना होता है। बट यह क्या होता है, सोर्स डिफाइन नहीं करते, सोर्स डिक्लेयर नहीं करते मैंने पैसा कहाँ से कमाया। बाद में रेड होती है, बाद में सर्च होती है और बाद में पता लगता है अरे यहाँ तो खजाना है। ठीक है, तो यहाँ ये चीजें मिलने को देखने को मिली। यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत देखा होगा आपने, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब देखिए, तो सर देखिए, वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ एसएससी। अभी क्या चल रहा है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट की बात चल रही है। सर एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए, हाँ जी। उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में देखा सर, बैंक अकाउंट है आपका कोई, ठीक है, तो बैंक में सर पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, सब क्रेडिट एंट्री हो रही है सर, ठीक है, पैसा आ रहा है। और उस पैसे में ऐसी एंट्री फाउंड हुई है जिसके बारे में एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन, जिसमें एसएससी ने ऑफर एक्सप्लेनेशन कोई दी नहीं, भाई कहाँ से पैसा आया उसे पता ही नहीं, या वो प्रॉपर्ली जवाब नहीं दे पा रहा पूछने पर। एंड सोर्स ऑफ सोर्स और एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। देखिए, उसने जो कहानी बना दी मुझे यहाँ से आया या वहां से आया, नहीं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मतलब वो प्रूव नहीं कर रहा आपने इनकम वहां से अर्न की है। तो एओ क्या है, वो इनकम मान ली जाएगी आपकी अनएक्सप्लेन्ड, मतलब क्या मान ली जाएगी, कैश क्रेडिट होता है। वो क्या होता है, कैश। आपको बैंक अकाउंट में आपको जो भी एंट्री है ना, आपकी बुक्स में पैसे आए हुए, आपने वो बताना होता है ये मुझे मिस्टर ए से पैसा मिला है, ये लोन है, ये मेरी इनकम है, ठीक है, ये उधारी है या इनकम है, आपने बताना होता है। यदि आप ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं ये पैसा कहाँ से आया है, ठीक है, या आप जस्टिफाई कर रहे हैं बट वो एओ को समझ नहीं आ रहा है, मतलब डिपार्टमेंट की नजर में वो सही नहीं है, तो उसे मान लिया जाएगा कैश क्रेडिट, और वो सेक्शन 68 में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। और सर बाद में बताएंगे हम इसको, टैक्स रेट इसका बहुत हैवी टैक्स लगता है सर, अप्रोक्सीमेट पेनल्टी पेनल्टी मिला के ना 85% टैक्स लग जाता है। 100 में से 85 तो आप डिपार्टमेंट को देके आएंगे और देन 15 रुपये अपने घर लेके आएंगे वापस। इसलिए बेहतरी है आप पहले ही डिस्क्लोज कर दें ऐसे इनकम। तो सर नेक्स्ट आता है सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। सर नाम से क्लियर है, इन्वेस्टमेंट तो किया एसएससी ने, बट बताया नहीं कब से की, उसने पैसा कहाँ से आया उसके पास, ठीक है ना। वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग असेसमेंट ईयर द असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट। भाई हाँ, असेसी ने इन्वेस्टमेंट किया, असेसी ने बॉन्ड खरीदे, शेयर खरीदे, सोना चांदी खरीदा। इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। असेसी के बुक्स में नहीं है, मतलब असेसी की रिकॉर्ड में नहीं है। And the SSE offers no explanation about the nature and source. Nature and source. इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, भाई पैसा कहाँ से आया तेरे पास, ये इसका सोर्स क्या है, आपने पैसा लगा दिया, वो कहाँ से आया, तो उसका एक्सप्लेनेशन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या वो एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रहा है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या मान लिया जाएगा, उसको मान लिया जाएगा अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, और इसको टैक्स कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल सिंपल है, आप एग्जाम्पल देखिए। नॉर्मल आप होता है ना, रेड पड़ती है तो प्रॉपर्टी के कागज मिलते हैं, अरे इस नेता के घर पे इतने प्रॉपर्टी और पाई गई ना, वो क्या होते हैं, हड़पी हुई जमीन होती है, ठीक है, वो जमीन ये सब चीजें इस तरह की जो इलीगल काम है, ठीक है, या जो एसेट्स उसने खरीदी हैं बट वो मतलब जो उसके पास कैश का सोर्स होता है ना, जो कैश में कलेक्शन होता है, ठीक है, गलत कामों से जो पैसा अर्न हो रहा है, वो पैसा लगाते कहाँ है, वो पैसा ऐसी जगह तो लगाते हैं जहाँ इनकम छुप जाए। बट ऑल ऑफ सडन को पता लग गया डिपार्टमेंट को, भाई तेरा इतना पैसा यहाँ पर, यहाँ एक तरह से ब्लॉक है। वो पैसा जैसे पता लगा, डिपार्टमेंट ने पूछा भाई पैसा कहाँ से आया बताओ, वो नहीं बता पा रहा, तो वो इनकम को उसको क्या कर दिया जाएगा, टैक्स कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेम है अनएक्सप्लेन्ड मनी। देखिए ऊपर बात थी इन्वेस्टमेंट्स की, और यहाँ होता है मनी। मनी में एक तरह से आ जाता है सर मनी, ज्वेलरी, ठीक है, आर्टिकल्स, महंगी पेंटिंग्स हैं सर, घर में पेंटिंग्स पाई गई बहुत सारे, पुरानी मूर्तियां, पुरानी ज्वेलरी, ये कहाँ से आई तुम्हारे पास। आपने आपकी आइडिया देख के तो नहीं लगता, आप तो सैलरीड पर्सन हो, आप तो एक सैलरी कमाते हो 6 लाख रुपए महीने की या 6 लाख रुपए साल की, लेकिन आपके पास, आपके घर में जाके देखा आपके पास इतनी महंगी ज्वेलरी पड़ी है, कहाँ से। तो सर वो, तो साहब ने ना ज्वेलरी खरीदी होगी ना, तो ज्वेलरी खरीदी हो आपने, इनकम अर्न की होगी, इनकम अर्न की तो आपने दिखाई क्यों नहीं भाई। तो वो सोर्स डिपार्टमेंट जानना चाह रहा है और उसके बारे में एसएससी ऑफर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो मान लिया जाएगा अनएक्सप्लेन्ड मनी। परफेक्ट। तो सर नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट है बट वो डिस्क्लोज तो किए थे बट पूरी तरह से नहीं किए थे, इन्वेस्टमेंट्स नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। तो सर देखिए इसका सीधा एग्जांपल देखते हैं हम। इफ द असेसी इज फाउंड टू बी ओनर ऑफ से 300 ग्राम गोल्ड, देखिए असेसी 300 ग्राम सोने का मालिक है, ऐसा है, जिसकी वैल्यू 25,000 रुपए थी, बट ही हैज रिकॉर्डेड टू हैव स्पेंट 15,000 इन द एक्वायरिंग इट। उसके खातों से, उसके बुक से पता लगा उसने 15,000 रुपए खर्च किए सोना खरीदने में, बट उस सोने की वैल्यू तो 25,000 थी। इसका मतलब वो 25,000 ही देके आया हुआ ना व्यापारी को, तो सोना खरीदने के लिए, बट 15,000 रुपए उसने खाते में दिखाया, अपनी बुक्स में उसने 15,000 रुपए दिखाए। मतलब उसने बैलेंस शीट बनाई, अपनी बैलेंस शीट में उसने एसेट साइड में
इन्वेस्टमेंट जो दिखाया ना, इन्वेस्टमेंट वो 15,000 का दिखाया, बोला कि 15,000 का 300 ग्राम सोना मैंने 15,000 का खरीदा है। डिपार्टमेंट देखा भाई 300 ग्राम सोना तो 25,000 का है। कितने का? 25,000 का। इसका मतलब इनने 10,000 रुपए कहीं और से दिए हैं, 10,000 रुपए कहीं और से दिए हैं, मतलब 10,000 रुपए आउट ऑफ बुक्स हैं, 10,000 रुपए आउट ऑफ बुक्स हैं। इसका मतलब वो 10,000 रुपए उसने अर्न तो किए कहीं ना कहीं, बट उसने यहाँ डिस्क्लोज नहीं किया। इट मीन्स असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, उसको ऐड कर सकता है 10,000 रुपए मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस एज इनकम ऑफ द असेसी, यदि असेसी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। ठीक है। लास्ट आता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। सर देखिए, इनकम ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक्सपेंडिचर। देखो देखो, शादी ब्याह होती है ना, करोड़ों में शादियां होती है नेताओं के यहाँ। मान लीजिए कोई व्यापारी है, ठीक है, बट वो आईटीआर तो बढ़ता है बहुत बहुत कम। मान लीजिए आईटीआर बढ़ता है 5 करोड़ की सालाना। मैं आईटीआर में कहता है ना 5 करोड़ रुपए कमाता हूँ, बट उसने अपने अपने चिल्ड्रन की शादी में मान लीजिए 50 करोड़ का खर्चा किया। ये तो बहुत ज्यादा ले लिया मैंने, मान लीजिए 20 करोड़ का खर्चा किया। तो सर यहाँ ना बाई चांस एक ये शादी में पहुंच गया, मतलब पता नहीं था ये इनकम टैक्स ऑफिसर है या लड़की वालों की तरफ से होगा, किसी की तरफ से था। वो बंदा यहाँ पहुंच गया शादी अटेंड करने। भाई उसने देखा, भाई व्यापारी साहब तो मतलब व्यापारी साहब इतने अमीर हैं कि 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए शादी में। उसने किसी न किसी तरह फाइल निकलवाई, पता करा भाई ये तो 5 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं, ठीक है, और इस हिसाब से तो जस्टिफाई नहीं होता ये इतने रुपए लगा देंगे। तो उन्होंने देखा भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो इन्होंने इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी। तो क्या हुआ, ये एक्सपेंडिचर जो उन्होंने किया ना, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर जो उन्होंने, इससे एओ ने ट्रेस कर सकता है, एओ उस पर जस्टिफाई क्वेश्चन पूछ सकता है, आप बताइए इतना पैसा आगे वक्त कहाँ से आता है, आप इनकम तो नहीं दिखा रहे। तो मतलब अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर भी इस तरह का होता है। देखिए, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर एन एसएससी हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर एंड ही ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर। शादी में 20 करोड़ रुपए लगाए, वो या तो ये बोल देगा ठीक है भाई 20 करोड़ में से सर 15 करोड़ तो मेरी सेविंग्स है, मेरी अपनी कमाई है जिंदगी की, ठीक है ना, बट बाकी 5 करोड़ का क्या। ठीक है, यदि ऐसा कुछ होता है, ये तो एग्जांपल है, डिफरेंट है, हर केस में डिफरेंट होता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ मान लीजिए 5 करोड़ को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, तो एओ के पास क्या है, वो उसको सेक्शन 69 सी में इनकम एक्सपेंडिचर अनएक्सप्लेन्ड के नाम पर उसको क्या कर सकता है, टैक्स कर सकता है। ठीक है। तो सर इस तरह की चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि ये अनडिस्क्लोज होती हैं, मतलब डिस्क्लोज नहीं करता व्यापारी अपनी आईटीआर में, और या किसी तरह से अपनी बुक्स में या किसी तरह से अपने एक्सपेंडिचर अलग हो जाते हैं उसकी इनकम से, तो वहां पे क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट माना जाता है। लास्ट आता है सर अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। देखिए हुंडी का कॉन्सेप्ट नॉर्मली अभी कम देखने को मिलता है। हुंडी हुंडी एक तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज है। आपने ना अपने सीएस फाउंडेशन में भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखा होगा। तो आजकल ना देखिए कोई भी कंसिडरेशन का फॉर्म होता है, चेक, डीडी, ठीक ठीक है, आप डायरेक्टली कैश दे सकते हैं, ठीक है, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई चल रहा है। एक टाइम था कि अभी हुंडियाँ चलती थी, इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने प्रॉमिस कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज है, आपने प्रॉमिसिंग नोट है, इस तरह का ये भी एक डॉक्यूमेंट है। जो एक पर्सन जो हुंडी को एग्जीक्यूट करता है, हुंडी को प्रॉमिस करता है, एग्जीक्यूट करता है, वो उसमें लिख देता है कि थर्ड पर्सन को ये पार्टी इतने रुपए दे दे, ठीक है, वो एक तरह से ऑर्डर दे देता है। तो सर इस केस में ऐसा क्या है, देखिए वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन हुंडी or any amount due thereon is repaid other than account pay check or drawn on a bank, ठीक है, then the amounts of borrowed or repaid shall be deemed to be income of the person जो बोरो कर रहा है या रिपे कर रहा है। सर ऐसा है, देखिए एग्जांपल समझते हैं। मिस्टर सी बोरोड ऑन हुंडी a sum of 25,000 by way of bearer check। देखिए मिस्टर ए ने ना 25,000 रुपये उधार लिए, 25,000 रुपये उधार लिए हुंडी से। हुंडी का मतलब हुंडी जो पेपर है ना, हुंडी ना तो चेक है, तो पैसे तो कहीं ना आएंगे ना, पैसे आने के लिए चेक लगता है साइड में, तो चेक है बियर चेक। बियर चेक मतलब कोई भी पर्सन उसको पेमेंट कलेक्ट कर सकता है, और उसने रिपे किया इंटरेस्ट के साथ 30,000 रुपए अकाउंट पे। जब उन्हें पैसे दिए तो उन्हें अकाउंट पे चेक के साथ दिए। अकाउंट पे मतलब जब पैसे दिए होंगे तो उस पर्सन के खाते में पहुंचे होंगे जिस पर्सन को उसने पैसा दिया। अकाउंट पे चेक का मतलब क्या होता है सर, अकाउंट पे चेक होता है सर जिसमें ये ना उसी उसी पर्सन के खाते में जाकर क्लियर होगा चेक जिसका इस पे नाम लिखा है, मतलब जिसका इसका अकाउंट है, ठीक है। ये इसकी इसकी पेमेंट विंडो पे नहीं मिल सकती, जबकि बियर चेक होता है सर इसे कोई भी पैसा इससे विड्रॉ कर सकता है। बट इन्होंने क्या किया, 25,000 लिए तो वो बियर चेक से लिए थे, बट इन्होंने जब रिपे किए तो इन्होंने हमारे अकाउंट पे चेक से रिपे किए थे।
तो सर इस केस में ईओ क्या कहता है कि भाई मैं ना, ईओ कहता है मैं ट्रीट द अमाउंट बोरोड एज इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो देखिए 69 डी जो है ना सेक्शन, वो कहता है प्रोवाइड दैट वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन हुंडी और एनी अमाउंट इज रिपेड ऑन हुंडी अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक। तो सिंपल है सर, इनकम से बचना है ना, तो आपने अकाउंट पे चेक के थ्रू डीलिंग करनी है। यदि आप अकाउंट पे चेक के थ्रू डीलिंग नहीं करते और हुंडी के थ्रू आप लेन देन कर रहे हैं, देन आपका ये इनकम बन जाएगी, चाहे आप पे करें चाहे रिपे करें। तो इट शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द पर्सन। तो मिस्टर सी ने बोरो किए थे 25,000 रुपए हुंडी में बाय वे ऑफ बियर चेक, दिस इज नॉट एन अकाउंट पे चेक, देयरफॉर इट शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द मिस्टर सी। यहाँ तक तो क्लियर है सर। बट रिपेमेंट तो उन्होंने किया था अकाउंट पे चेक से ना, तो रिपेमेंट अकाउंट पे चेक से क्या है, इट मींस ये रिपेमेंट के टाइम पे टैक्स नहीं होगी, ठीक है। और एक बार इनकम किसी तरह आने वक्त आते वक्त या जाते वक्त टैक्स हो जाए तो वो अदर वे टैक्स नहीं की जाएगी। इफ द अमाउंट इज डीम्ड टू बी इनकम एट द बोरोइंग, तो इसे हम टैक्स रिपेमेंट में नहीं करेंगे। देयरफॉर द एक्शन ऑफ ट्रेडिंग एंड दिस इज वैलिड इन लॉ, मतलब जब वो बोरो किया है, वो बोरोड अमाउंट को क्या करना चाह रहा है, उसको टैक्स करना चाह रहा है, तो वो कर सकता है। दूसरा हमने देखा अनडिस्क्लोज इनकम के तरीके। एक तो सर आपके बैंक अकाउंट में ऐसी एंट्रियां मिली, आपकी बुक्स अकाउंट में ऐसी एंट्रियां मिली, आई हुई पैसे, आप वो जस्टिफाई नहीं कर रहे ये किससे आया, इसका सोर्स क्या है। आपके घर में इन्वेस्टमेंट्स मिले, आपके बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स मिले, जो आप बुक्स में नहीं, जो अनडिस्क्लोज्ड है, आज तक कभी आपने बताया नहीं है मेरा इन्वेस्टमेंट भी है, बट वो डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया। आपके घर में या आपके जैसे भी आपके पास बहुत सारी एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, आपकी ज्वेलरी, ठीक है, कैश, ये सब बरामद हुआ। ये भी आपका क्या था, डिस्क्लोज कभी नहीं किया गया था और ये पकड़ लिया गया, तो ये भी आपका अनडिस्क्लोज इनकम है। आपने इन्वेस्टमेंट बुक्स में दिखाए थे 100 रुपए के, बट उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है और आप उसकी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, आपने इतना सस्ता कैसे खरीदा। इट मीन आपने नंबर 2 में अंडर द टेबल पैसे दिए होंगे, ठीक है ना। आपने वो यदि जस्टिफाई हो जाता तो वो अंडर द टेबल जो आपने पैसे दिए होंगे ना, इन जो अदर देन रेगुलेटेड मोड दिए होंगे, आप वो उस पर टैक्स लग जाएगा। लास्ट आता है सर हुंडी। हुंडी हुंडी के केस में आपने, एक होता है एक्सपेंडिचर, आपने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कीजिए, बट आपने बताना ही एक्सपेंडिचर के लिए आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं, ठीक है। वो पैसा आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो वो भी आपका एक्सपेंडिचर इनकम बन जाएगा। और लास्ट है हुंडी। हुंडी यदि आप बोरो करते हैं, रिपे करते हैं और उसमें अकाउंट पे चेक का यूज नहीं करते हैं, अदर देन अकाउंट पे चेक करते हैं, देन इट विल बी इनकम ऑफ असेट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा, दिस इज चैप्टर 1। सर चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो होगा चार्ज एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो सर चार्ज एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मैं अभी फाउंडेशन आपको दे देता हूँ। फाउंडेशन क्या दे देते हैं सर, इनकम टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है सर। सर इनकम टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 4। ये ना फाउंडेशन है इनकम टैक्स की। इस सेक्शन के बिना कुछ नहीं है। ये सेक्शन क्या है, चार्जिंग सेक्शन है, जिसे हम नाम देते हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन क्यों सर, मतलब चार्जिंग सेक्शन मतलब सर इस सेक्शन 4 के थ्रू ही इनकम टैक्स को चार्ज करने की पावर है। इस सेक्शन में इनकम टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में सर पावर आई थी। आर्टिकल इनकम टैक्स लॉ में जो पावर है वो आर्टिकल 265 देता है ना हमारा, 265 246 मिला के पावर देते हैं गवर्नमेंट को टैक्स बनाने की। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लॉ मतलब इसमें एक्ट और लॉ, एक्ट प्लस रूल बना दिया। एक्ट के अंदर जब इम्प्लीमेंट किया कि आप टैक्स लगाइए, तो उसमें बोला सेक्शन 4 हम लाते हैं और सेक्शन 4 में बोलेंगे आपने टैक्स पे करना है, आपने टैक्स पे करना है। किसको करना है, पर्सन को पे करना है। किस साल में करना है, असेसमेंट ईयर में पे करना है, कौन सी इनकम पे जो आपने प्रीवियस ईयर में अर्न की होगी। तो सेक्शन 4 इन ब्रीफ ये 4 बात करता है। सेक्शन 4 क्या कहता है, टैक्स शैल बी चार्ज। सबसे पहले सर किस रेट पे चार्ज करेंगे आप, तो उन्होंने बोला आप उस रेट पे चार्ज करेंगे जो दिए गए हैं फाइनेंस एक्ट में। तो सर हर साल एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है, मैंने बताया था। हाँ, हर साल एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है। एनुअल फाइनेंस एक्ट के 4 पार्ट होते हैं, मैंने ये भी बताया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो पार्ट 1 में टैक्स रेट दिए होते हैं, पार्ट 2 में टीडीएस रेट दिए होते हैं, पार्ट 3 में टीडीएस सैलरी वाले दिए होते हैं, पार्ट 4 में एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताया है। तो सर टैक्स चार्ज करना है आपने एनुअल फाइनेंस एक्ट में दिए गए रेट्स पर। सेकंड सर टैक्स चार्ज करना है ऑन एवरी पर्सन। सर पर्सन की डेफिनेशन देखी, यस 231 में पर्सन देखा, हाँ जी देखा। तो सर फंडामेंटल्स इसके क्या है, पहला रेट्स, कौन से, एनुअल फाइनेंस एक्ट वाले, एनुअल फाइनेंस एक्ट वाले। पर्सन टैक्स चार्ज किस पे करोगे सर, पर्सन पे ना। क्लॉज 231, पर्सन मतलब सर बताओ फटाफट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई,
लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन 6-7 कैटेगरी के लोगों को सभी को शामिल कर लिया। बोले सभी पर्सन को टैक्स पे करना है, हाँ जी सभी को करना है। तो सर एक पॉइंट और आता है, टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम। सर टैक्स करना किस पे आपने रेट बता दिया, आपने बता दिया किसको करना है। सर ये तो बताओ टैक्स करना किस इनकम पे है, तो बोले सर टोटल इनकम पे करना है। सर टोटल इनकम डिफाइन है अलग से, बट टोटल इनकम मैं जनरली बता देता हूँ। सर टोटल इनकम होती है जो आपकी इनकम है, उसमें से यदि कोई एग्जेम्प्ट है तो वो माइनस कर दी जाएगी, उसमें से माइनस करने के बाद जो नेट इनकम बची उसमें से यदि कोई आपको बेनिफिट्स एंड डिडक्शंस हैं आपको वो दे दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो इनकम बचेगी वो होगी टोटल इनकम। सर टोटल इनकम में आपने टैक्स पे करना है, यस। कौन सी इनकम सर, इनकम तो है 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, 2 साल की इकट्ठे पे टैक्स देना है, 5 साल की इनकम एक साथ टैक्स देना है। कैसे, तो सर टोटल इनकम करना है कौन सी, जो आपने अर्न की है प्रीवियस ईयर में। मैंने प्रीवियस ईयर बताया, प्रीवियस ईयर इज द ईयर जिसमें इनकम अर्न होती है, तो जिस साल की इनकम अर्न हुई है उस साल की इनकम पे आपने टैक्स पे करना है। पे कब करना है सर, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। परफेक्ट। बट सर अभी असेसमेंट, अभी हमने देखा एक्सेप्शंस, जनरल तो यही है ना, असल प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स पे करना है नेक्स्ट ईयर में, बट सर एक्सेप्शंस है, यस। अभी मैंने देखा 172, 174 शिपिंग कंपनी वाला है। इसके बाद सर हमारा आता है, आप देखेंगे अब पर्सन इंडिया से जा रहा है, उसकी इंटेंशन नहीं है वापस आने की। आपने देखा एओपी बीओआई सर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बनाए थे, डिसॉल्व होने वाले हैं। आपने देखा सर बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो, और एक 175 और था, ठीक है 175 था। टोटल ये 5 एक्सेप्शंस थे जहां हमने देखा इनकम असेस होगी सेम असेसमेंट ईयर में, ना कि नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। अतः सर लास्ट टैक्स शैल बी लेविड इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट टू द वेरियस प्रोविजंस कंटेंट। तो सर बाकी छोटी-छोटी चीजों के लिए ना, इनकम कैसे निकालनी है, किस साइड में क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सी सेविंग्स की बेनिफिट आपको मिलने हैं, ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन का मैनर क्या है, वो सब चीजें इस लॉ में जो बताई है ना उसके हिसाब से चलेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, इंपॉर्टेंट बात है टैक्स, टैक्स का रेट्स क्या होंगे, फाइनेंस सेक्टर वाले होंगे सर। टैक्स किस पे लगेगा सर, सभी पर्सन पे लगेगा। टैक्स सर लगेगा किस पे, टोटल इनकम पे, और टोटल इनकम सर कौन सी, प्रीवियस ईयर में जो अर्न की है। परफेक्ट। तो सर ये हो गया। अब देखते हैं टैक्स रेट्स। तो सर टैक्स रेट थोड़ा सा एक टेक्निकल सेशन है, इसे बहुत ध्यान से, ये बेसिक है, ये नहीं समझा तो हमारे आगे की फाउंडेशन थोड़ा सा बिगड़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे ध्यान से समझना है। तो मैं इस लेक्चर का पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है। अभी इस लेक्चर को यहीं स्टॉप कर रहे हैं। इसमें आपने जो सीखा आपने इसे रिवाइज करना है परफेक्टली, और ये चैप्टर 1 हमारा नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीटली कवर हो जाएगा, क्योंकि टैक्स रेट्स ही हमारे बचे हैं। और टैक्स रेट करने के बाद ये चैप्टर फिनिश, और इसके बाद सर क्या होगा सर, इसके बाद हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर 1 से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन आए हैं पास्ट ईयर्स में, तो वो देखेंगे। प्लस सर इसके बाद इसकी हम क्या करेंगे, रिवीजन। रिवीजन वीडियो में आपको संडे में अपलोड कर दूंगा रिवीजन वीडियो, प्लस जो एमसीक्यू होंगे वो भी हम इसमें डील करेंगे। परफेक्ट। तो रिवीजन और एमसीक्यू। इसके अलावा सर एक बहुत सरप्राइजिंग चीज है, इसके अलावा क्या होगा सर, इसके अलावा हम देखेंगे जितने भी हमारे चैप्टर 1 में ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शॉर्ट्स में बना के आपको मैं डिलीवर करूंगा, ठीक है, जिससे आपने ना वो गलती ना करें जो नॉर्मल गलती करते हैं। मतलब हमें क्या टारगेट करना है ना, हम अपनी आम जिंदगी में जो चीजें नॉर्मल डील करते हैं वो तो हमें याद रहती है, बट जब हम कोई नई पढ़ते हैं ना, नई चीज पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो हमारे लिए नई है, और उसे हम इजिली याद नहीं कर पाते, या इजिली हमसे हमारे रूटीन बनाने में टाइम लगता है। इसलिए एग्जाम के टाइम पे गलती ना हो, मेरी इंटेंशन ये है कि आपके एग्जाम के टाइम पे गलती ना हो, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे स्पेशली गलती ना हो। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको शॉर्ट में अलग से दूंगा, जिससे आप उन्हें शॉर्ट में रिवाइज करें, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड में, और आप इजीली उसको लर्न कर पाए, और लर्न करेंगे तभी आप एग्जाम हॉल में इजीली आंसर कर पाएंगे, आपने इजीली ट्रिगर हो जाएगा, आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सर ये मैंने बात बता दी आपको। इसके अलावा सर आपने यदि कोई भी क्वेरी अब तक 4 सेशन की है, आप प्लीज व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में अपने पोस्ट कर दीजिए, आपने उसका आंसर हैंड टू हैंड इजिली मैं खुद दूंगा उसका आंसर। और सर इसके अलावा चैप्टर 1 के नोट्स अभी तक लिंक में नहीं थे, मैं अभी आज लिंक में अपने चारों सेशन में आपको पोस्ट कर रहा हूँ, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चैप्टर 1 के जितने भी नोट्स थे आप रिवीजन पर्पज के लिए आप इजीली उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और सर एमसीक्यू भी मैं आपने पोस्ट कर दूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।